बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के प्रोग्राम का आगाज़ जाहिर है कि जो कोविड की सिचुएशन है, 1,48,000 से ज़ायद इस वक्त कोविड के मुतासरीन कोरोना के पाकिस्तान में मौजूद हैं। 2,839 अमवात बताई जा रही हैं सरकारी सतह पे, जो कि इस वक्त अफसोसनाक बात है कि 3,000 के करीब ये तादाद बनती है। दूसरी तरफ जो हमारी आज बड़ी स्टोरी है, जो हम पहले उस पर बात करेंगे, वो चीन और भारत का तनाज़ा जो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है। ये इलाका जो कि तनाज़ा, सरहदी तनाज़ा 1962 से चलता आ रहा है। 1962 में एक बड़ा वहाँ पे क्लैश हुआ था, उसके बाद से अब तक वहाँ पे कोई क्लैश नहीं हुआ था, लेकिन ये तनाज़ा मौजूद है अपनी जगह के ऊपर। गुलवान का इलाका जहाँ पे जो कि सरहद मिलती है हिंदुस्तान की और चाइना की, कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान ने अपनी बिल्कुल आदत के मुताबिक वहाँ पे एक तकरीबन 2800 किलोमीटर की एक सड़क जो है वो तामीर की थी उस इलाके के करीब, जिसको कि चाइना ने उस पर नापसंदीदगी का इजहार किया और ये तनाज़ा इतना बढ़ गया कि अब वहाँ पे क्लैशेस भी हो रहे हैं। 3 फौजी अब तक मारे जा चुके हैं हिंदुस्तान के, और एक उनके जो अफसर हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और इससे ज़्यादा की इत्तलात भी आ रही हैं। सूरत हाल कशीदा है, दोनों तरफ से बातचीत पे गो के हिंदुस्तान सरेंडर करते हुए ये कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन चाइना जो है वो इस वक्त तक उसका जो रिस्पॉन्स है वो ये आया है कि वो बता रहे हैं कि हमने नहीं बल्कि हिंदुस्तान ने पहल की है इस इलाके के अंदर अपनी जो शिद्दत पसंदी है उसके हवाले से। अब नेपाल को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, चाइना को ले लें, तीनों अतराफ से इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो सरहदी क्लैशेस के अंदर मुब्तला है, मुलव्विस है, और जो कार्रवाइयाँ हैं वो करता दिखाई देता है। जाहिर है कि चीन का पल्ला भारी था, भारी है, और आज सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर, खुद हिंदुस्तान की हुकूमत के अंदर जो है, और अवाम में बेचैनी भी है, अफरा तफरी भी है इस मामले को लेकर के कि चीन जो है वो भारत से के ऊपर हावी हो चुका है। अब करना क्या है, होगा क्या इस पूरी सूरत हाल के ऊपर, चूंकि ये तनाज़ा भी शदीद हो गया है, और हमारे यहाँ भी इस वक्त पाकिस्तान के जो जनरल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे आला जो अस्करी क़यादत है उसका बहुत ही अहम इजलास भी मुनक्किद हो रहा है, जिसमें ISI चीफ है, MI चीफ है, आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, यानी जितने भी अहम लोग हैं स्ट्रेटजी के एतबार से वो खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, अमरीका का बराह रास्त इसमें इंटरेस्ट मौजूद है और वो हिंदुस्तान का साथ दे रहा है, जबकि चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी आपने देख रखी हैं कि जो अमेरिका देता रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और दिफाई तज्जिया निगार हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, जो कोविड की सिचुएशन है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज हुकूमत पे शदीद तनकीद की है, उस पर भी आगे जाके बात करेंगे। हमारे साथ जनाब फवाद चौधरी साहब होंगे, मुर्तज़ा वहाब साहब होंगे, जो कि तर्जुमान है सिंध हुकूमत के। सबसे पहले मलिक साहब, जनरल साहब आपकी तरफ आती हूँ। जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो तनाज़ा है जिस पे कि आज हिंदुस्तान ये कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, ये तूल पकड़ेगा, या फिर ये मीडिएशन वगैरह जो है वो किसी तरीके से हो सकती है? देखिए, मीडिएशन तो तब होगी जब चाइना इस पर राजी होगा, और मीडिएशन कराएगा कौन? इसमें अमेरिका बहादुर को तो चाइना कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो कुछ अमेरिका की कोशिश की इस खित्ते में वो तो तकरीबन नाकाम होती हुई नजर आ रही है, उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मीडिएशन इसके अलावा और कोई कर नहीं सकता। इसमें रूस में अब वो सकत नहीं है कि चाइना को इससे रोक सके। एक तो ये है कि मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, और ये एक बड़े मंसूबे का एक छोटा सा हिस्सा है जो आज सारा कुछ सामने आया है हमारे। आप गलवान वादी का जिक्र कर रही थी, दौलत बेग ओल्डी जो सड़क बनी थी लेह से यहाँ तक, और इसको उन्होंने भारत ने एक कंटोनमेंट अपग्रेड कर दिया था, एयरपोर्ट ऑपरेटिव कर दिया था, जहाँ से डायरेक्ट KK पास को खतरा था, उसको तो चीन ने बिल्कुल काट के रख दिया था। अब जो कोशिश थी, मेरा ख्याल जो मुझे जाती तौर पर नजर आता है कि इसको खोलने, जो रास्ता था खोलने की कोशिश की और भारत उसमें नाकाम हुआ। अब ये तो एक सामने आपको नजर आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। चीन कभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि दौलत बेग ओल्डी जो बिल्कुल सरहद पे वाक़या है, ना सिर्फ के लद्दाख का ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसके बारे में अभी तक कोई खास फैसला नहीं हो सका, वो इस वक्त डिस्प्यूटेड भी है, और ये गलवान वादी का जो हिस्सा है इसकी वजह से जो दौलत बेग ओल्डी का जो रास्ता चीन कभी नहीं खोलेगा, क्योंकि जब तक चीन का अपना इजहार ये है कि जब तक लद्दाख को
आप वापस उस स्टेटस पर नहीं ले जाएंगे जो इसका असल है। अगर स्टेटस देखिए तो लद्दाख डिस्प्यूटेड है और इसमें चीन का बहुत अरसे से वो इसरार भी है, तो इसलिए तिब्बत और लद्दाख ये चीन डायरेक्टली इसको कंट्रोल करना चाहता है। केकेएस मैंने पहले आपसे अर्ज कर दी, वन बेल्ट वन रोड, जो चीन के प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली हुक्म दिया अपनी फौजों को कि जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसको भी आपने प्रोटेक्ट करना है, और ये जो उनके मौजूदा सदर है वन बेल्ट वन रोड उन्हीं के वक्त में सामने आया है और अब ये उनके आइन का हिस्सा है, तो इसको तो उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो और डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसकी आपने इशारा किया, एक तो नेपाल है, नेपाल भारत के सामने खड़ा हो गया है। 4 दिन पहले झड़प हुई है, बाकायदा फायरिंग हुई है एक दूसरे के आपस में। फिर नेपाल ने वो जो रास्ता भारत ने को बनाने दिया था कैलाश माउंटेन्स का, वो नेपाल ने रोक दिया है। काला पानी जिस जिले पर ये दावा कर रहा था भारत का, उन्होंने न सिर्फ रिजेक्ट कर दिया बल्कि वहां पर अपनी फौज भेज दी है। इससे पहले कुछ चंद हफ्ते पहले, तकरीबन 2 माह पहले, एक छोटी सी खबर सामने आई थी, लोगों ने गौर नहीं किया कि चीन ने नेपाल से साउथ में और भूटान के दरमियान ये जो तंग वादी है वहां पे पेशकदमी की है और भारत की पिटाई की है वहां पे। उसको देखें तो फिर नीचे साथ बांग्लादेश लिंक हो जाता है। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जी सर आप कंप्लीट कर लें। जी बांग्लादेश का ऑलरेडी चीन से 2 मुआहदे बड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं। नंबर 1, बांग्लादेश ने चीन से रिक्वेस्ट की है कि बांग्लादेश को वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बनाया जाए, और बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया है चीन से कि उनके जो पावर सेक्टर है उसका जो पावर हब वो बनाना चाहते हैं, वो उन्होंने जगह भी ऑफर की है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसका हिस्सा बनाया जाए। $25 अरब चीन वहां पे स्पेंड करने को तैयार हो चुका हुआ है, और ये चीन ने अच्छा, ये एक तो चीन, ये चीन और बांग्लादेश का हो गया। मैं डेवलपमेंट है नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये सारी जो एक तरह से जो करीब इलाके खित्ता है पूरा, उसके अंदर जो सिचुएशन है, मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी अहम सिचुएशन है, क्योंकि लद्दाख जो है वो कारगिल के साथ है, कश्मीर के साथ है तकरीबन, और ये कितनी अहम है पाकिस्तान के एतबार से। पाकिस्तान क्या इस पे सोच सकता है, किस तरह से इसके अंदर शामिल हो सकता है, और हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो मीडिया बिल्कुल ब्लैकआउट हुआ है उसके बारे में भी आप कुछ फरमा दीजिए। नंबर 1, पहले तो भारत के पास जो उनकी ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शंस, वो लिमिटेड होती जा रही हैं, क्योंकि भारत अब इस कॉन्फ्लिक्ट को अपग्रेड करना भारत ने करना है, चीन इसको अपग्रेड नहीं करेगा। चीन बड़ा स्लो एंड स्टडी मूव करता है, उन्होंने एक कर लिया, कुछ टाइम देंगे भारत को, फिर आगे चलेंगे उससे। और स्ट्रेटेजिक मूव्स का वैसे भी मिलिटरीली इसका हल इनके पास, भारत के पास है नहीं, और भारत को अमेरिका डायरेक्टली आगे उसमें लड़ेगा नहीं। अमेरिका के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि चीन को डायरेक्टली चैलेंज कर सके, चाहे वो नेवल स्ट्रेंथ हो, चाहे वो ग्राउंड स्ट्रेंथ हो। पाकिस्तान के लिए ये एक सुनहरी मौका है, और वो मौका ये है कि जो हमारे कश्मीरी भाई गुज़िश्ता तकरीबन 11 माह से लॉकडाउन में है, 10 माह से, उनकी जो हमारे कश्मीरी भाई हमारे साथ पाकिस्तान में है, अगर ये उनकी मदद करते हैं और भारत की फौज को वहां पर टाई अप रखते हैं, तो चीन के लिए मसला आसान हो जाएगा। और जब भी ये लॉकडाउन उठेगा तो भारत को कश्मीर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त कश्मीरी अंदर से अच्छी तरीके से तैयार भी हो चुके हुए होंगे, वो ऑलरेडी इस भारत को उन्होंने नाक में चने चबा रहे हैं। तो जब थोड़ी उनको और मदद मिलेगी तो मुझे उम्मीद ये है कि कश्मीरी भारत को वहां से आखिरी दफा वहां से निकाल देंगे। इसके बाद भारत की जो तौसीफ पसंदी 1947 से शुरू है, वो फिर वापस अपने तरफ चला जाएगा, जो उससे पहले था छोटी छोटी रियासतों में बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये आप पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि कश्मीर के हिसाब से भी और चाइना के साथ जो ताल्लुक है, फिर ये वन रोड वन बेल्ट वाला जो मंसूबा है, इसमें पाकिस्तान बाकायदा हिस्सेदार है। पाकिस्तान को भी अब बहुत ओपनली, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की अमेरिका सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान को ओपनली चाइना के साथ आना पड़ेगा। वो आप सिचुएशन उसको किस हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि चीन हमारा दोस्त है, लेकिन हम अमेरिका को भी नाराज़ नहीं कर सकते। देखिए, अमेरिका का अगर कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो इनडायरेक्ट रोल है अमेरिका का, तो इसमें वैसे रोल इंटरेस्ट किसी तरीके से हट हो नहीं रहा। लेकिन चूंकि अगर आपको याद हो, रेक्स टिलरसन ने आज से 3 साल पहले बयान दिया था कि अब ये मुकाबला है 2 किस्म के निज़ामों का, एक जो अमेरिकन निज़ाम है और एक जो चीन का निज़ाम, पर वो तो अलग बात है। पाकिस्तान को खुल के चीन के साथ खड़ा होना चाहिए, और हमेशा चीन पाकिस्तान के साथ रहा है। हम हमारे दफाई हों, स्ट्रेटेजिक हों, दूसरे ताल्लुकात हों, ये तो हम लिंक्ड हैं अभी इस पे।
पाकिस्तान अपने आप को इससे लाताल्लुक रख नहीं सकता और पाकिस्तान को इसमें आना पड़ेगा, आना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि आज की जो 2 बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं, इसके बाद कुछ फैसले होंगे और उन जो नतीजा हम देखेंगे इंशाल्लाह चंद दिनों में। मेरा ख्याल ये है। आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि चाइना जो कि पहले मीडिएशन रिजेक्ट कर चुका है अमेरिका की तरफ से और हिंदुस्तान उसको कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, चाइना का जो रिएक्शन है वो क्या हो सकता है? वो यहाँ पे स्टे करेंगे इस इलाके में, क्योंकि वो अब ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे पहले कभी भी चाइना ने पेशकदमी नहीं की, अब वो वहाँ पे मौजूद है, वो वहीं पे रहेंगे या फिर वो वापस चले जाएंगे? देखिए, चाइना इमीडिएटली किसी किस्म की कोई बातचीत नंबर 1 तो करेगा नहीं। नंबर 2 बातचीत होगी तो उसके नुकात क्या होंगे कि अब चाइना वहां से वापस चला जाए, दौलत ओल्डी का रास्ता खोल दे, क्योंकि उसके लिए बड़ी रिस्क ली है चाइना ने। मेरा नहीं ख्याल कि चाइना नंबर 1 तो उससे पीछे हटेगा। नंबर 2 इमीडिएटली को बातचीत करेगा। चाइना की तरफ से डिमांड्स आएंगी, जो आम नेगोशिएशन का तरीकाकार है वो इतनी हार्श होगी कि इंडिया को खुद इससे शायद पीछे हटना पड़े और नेक्स्ट स्टेज पे जो कुछ होगा वो या तो भारत को बड़ी जंग की तरफ जाना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान के साथ कोई मसला छेड़ेगा कि ताकि दुनिया की तवज्जो हटे इस तरफ से। दोनों सूरतों में मेरा अपना ये ख्याल है कि भारत के जो मामलात हैं वो बिगड़ गए हैं काफी सारे, और इसके बाद से भारत की जो है वो शुरू हो जाएगा जो गुज़श्ता 60-70 साल से जारी रखा हुआ है उसमें। तो जन साहब, भारत के तो अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है, जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे हो रहा है, जो मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर उनका रद्द अमल है, जिस तरह से हर स्टेट के अंदर दबाव मौजूद है, आपको क्या लगता है बैरूनी जो उन्होंने अपने लिए चीज़ें इख्तियार कर ली हैं, जो उनके डिज़ाइंस हैं और उनकी अंदरूनी हालात, वो कितना क्लैश आपस में आप देख रहे हैं अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर? देखिए, मुताबिकत नहीं रखता। जोग्राफिकली बड़े होने का मकसद ये नहीं कि आप ताकतवर भी हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जो सोच है या जो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है उसको आगे लेके चलना वो आपकी सही हो। इसमें मैं समझता हूँ यहाँ भारत बहुत बड़ी कलीदी गलती कर चुका है। वो गलती आज से नहीं, 1970 से पहले गलती की थी। वो ख्याल ये था कि इस खित्ते में सिवाय भारत के किसी और को रहने का हक नहीं है। अब वो हक भारत को समझ आ गई कि ना सिर्फ ये कि लोगों ने चैलेंज कर दिया, उसके तमाम वालों ने चैलेंज कर दिया है, बल्कि नंबर 2 ये है कि भारत के अंदर जिस तरीके से हिंदू मत में आपस की तकसीम है वो खुल के सामने आ गई है और जो माइनॉरिटीज है वो सामने खड़ी हो गई हैं। तो भारत को ये जो आगे चल के जो सामने में चीजें नजर आ रही हैं, एक तो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं साउथ में, वो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो वहाँ पे कम्युनिज्म और इस किस्म के जो काफी चल रही हैं चीजें, वो भी आगे बढ़ेंगी और भारत के मसाइल बढ़ेंगे और भारत को जो टूट फूट का शिकार ये हो रहा है, भारत को मेरा ख्याल ये है कि अगले चंद सालों में हम शायद इस खित्ते का जोग्राफिया तब्दील होते देखेंगे और वो जोग्राफिया जो है वो तब्दील होना मेरा ख्याल है कश्मीर से ही शुरू होगा। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया है और बिल्कुल बहुत तफसील से जनरल साहब ने बताया इस वक्त चीन और भारत की जो सरहदी सूरत हाल है वो किस हद तक अहमियत इख्तियार कर गई है पूरी दुनिया के लिए और आगे जाके उसके अंदर डेवलपमेंट्स होंगे, डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर लम्हा बलम्हा ख़बरें आ रही हैं कि चीन किस तरह से भारत को के दांत खट्टे कर रहा है और इंडीट कर रहा है, दर हकीकत कर रहा है। इसके ऊपर हम आपको भी अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल जो कि इस वक्त आज काबीना का इजलास हुआ, उसमें फ़्लाइट्स को ओपन करने का, पूरी दुनिया के साथ फ़्लाइट्स को ख़ास करके जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ खोलने का फ़ैसला किया गया है परवाज़ों को। और उसके साथ साथ जो कोविड की सिचुएशन है, अपोजिशन की तरफ से भी शदीद तनकीद की जा रही है। एक तरफ हर रोज़ शहबाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत की पॉलिसियों पर की नाकामी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर अपनी जो बजट स्पीच है उसके अंदर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत सारी बातें की हैं उसमें में कि ये जो इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है, ये जो लॉकडाउन ना करने की पॉलिसी थी, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत जो है उसकी सिलेक्शन की जो कीमत है वो पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की जो इस वक्त आबादी है उसको और इंसानी जानों को चुकाना पड़ी है। क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, इसको उनकी बात को सुनते हैं और फिर इसके ऊपर हमारे पास दो बड़े डिस्टिंग्विश हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जरा सुनिएगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा। आपका बजट ऐसा है कि कोरोना माजी में है, कोरोना का तो कोई खतरा ही नहीं है। आपका
जो सिलेक्शन है इसका कीमत इंसानी जानों में, हमारा मईशत को नुकसान जो पहुंचाया जाएगा, हमारा फेडरेशन को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हम इस नुकसान का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? We begged, we pleaded कि जब अगर आपने लॉकडाउन को खत्म भी करना है तो इसको फेजेस में करें, मगर घबराना नहीं है। हमने 92 का वर्ल्ड कप तो जीत लिया था। हमारा जो कोरोना का वजीर है, जो माशाल्लाह कोरोना को वैसे जैसे उसने हमारा मईशत को संभाला था, अब भी अगर हम WHO के रिकमेंडेशंस को अपनाएं जो हर सूबा को, हर हुकूमत को लिखे गए हैं, जिससे हम अपने अवाम का जिंदगी, सेहत और मईशत को संभाल सकते हैं। सुन रहे थे आप बिलावल भुट्टो जरदारी को, जिन्होंने कहा कि अब भी आलमी इदारे सेहत की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो हर सूबे को उन्होंने खुतूत तहरीर किए हैं, अगर उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन क्या हुकूमत ये करेगी? और दूसरी तरफ सिलेक्टेड जो लॉकडाउन है वो भी शुरू किया जा चुका है। मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं मुल्क के, उनके अंदर सिलेक्टेड लॉकडाउन किया गया है। क्या ये मसले का हल है या नहीं? हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, जो कि वफाकी वज़ीर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, और उनकी भी बड़ी अचीवमेंट हुई है, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ मौजूद है मुशीर इत्तलात सिंध जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब भी, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले फवाद, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपकी हुकूमत को नाकाम कहा है, नाअहल कहा है, और ये भी कहा है कि काबिल भी नहीं है कि वो गवर्नेंस कर सके। आप क्या समझते हैं जो उन्होंने ये कहा कि जानों की ज़िया की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? आप क्या समझते हैं किसके ऊपर जिम्मेदारी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट, जो जिस तरीके की जो सिंध की गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से किसी को कहेंगे कि वो नाकाम है या कामयाब है। जो हालात हैं जो सिंध के इतने सालों से, और बेसिकली तो मेरे ख्याल एक पॉलिटिकल स्पीच थी, कोई फ्रैंकली कोई सब्सटेंस तो था नहीं। यही कहना कि हुकूमत नाकाम है और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर लॉकडाउन करना है आपने तो वो तो प्रिवेंशन है, अगर आपको पसंद नहीं, आप NCOC में आप हिस्सा है। अभी तक आप NCOC के सारे मिनट्स उठा के देखेंगे, सिंध गवर्नमेंट की कांस्टेंट के साथ सारे फैसले हो रहे हैं, बट जिससे मेरे ख्याल में ऐसे फैशनेबल है हमारे यहाँ अपोजिशन का तनकीद करना और हुकूमत का कहना कि नहीं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक वो इतनी इंपॉर्टेंट बात है। मुर्तज़ा साहब, क्यों बिलावल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत नाकाम है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सिलेक्शन की जो सिलेक्शन है या सिलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी सज़ा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ रही है? क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये समझते हैं? क्योंकि कोरोना एक ज़ाहिर है पेंडेमिक है, पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। आपके ख्याल में उनकी ये पॉइंट लॉजिकल है या नहीं? तो मैं पहले आसमा ने जो बात की है सिंध हुकूमत के हवाले से, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट कर दूं। मैं फवाद चौधरी साहब चूँकि खुद NCOC के इजलास में नहीं बैठते हैं, NCC के इजलास में नहीं बैठते, तो शायद उनकी इत्तलात इसमें अप टू डेट नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ आसमा, और आप इसको चेक करा सकती हैं, बहुत सारे एंकर्स जो हैं उन्होंने NCOC का इजलास खुद अटेंड किया है कि हर इजलास में किस तरीके से सिंध हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखा है, असद उमर साहब के सामने रखा है, और जब वज़ीर आज़म ने NCC का इजलास चेयर किया है तो वज़ीर आला सिंध ने किस तरीके से वज़ीर आज़म के सामने सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ रखा है तवातुर के साथ। और ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। आप चाहेंगे दस्तावेज़ात मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आप चाहेंगे तो मैं इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स जो सहाफ़ी हज़रात जिन्होंने इजलास अटेंड किया था, मैं उनकी वीडियो क्लिप्स या उनकी लिखी हुई तहरीर जो है, जो आर्टिकल्स हैं, वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट कि सिंध हुकूमत ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया या डिसएग्री नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी से, ये गलत है और हकीकत पर मबनी नहीं है। आसमा, जिस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट ये समझती है कि हुकूमत नाकाम हुई है, उसकी वजह यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने पहले दिन से पाकिस्तान की आवाम को कंफ्यूज किया। जो मामले की संगीनी है, कभी उसके हवाले से आवाम को समझाने की कोशिश नहीं की, और इसका नेचुरली सबसे बड़ा जो मलबा है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर जाता है। आपने खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वो स्टेटमेंट सुने जिसके अंदर वज़ीर आज़म ने पूरी कौम को ये कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना वायरस एक मामूली सा फ्लू है।
वो जो हर टेलीफोन कॉल के ऊपर रिंगटोन के ऊपर जो खबर पीटीए चला रहा था कि जानलेवा बीमारी नहीं है, मैं समझता हूँ ये जो मुतजाद बयानिया था, इसकी वजह से जो ओवरऑल कोरोना वायरस की स्ट्रेटजी थी, मैं समझता हूँ वो असरअंदाज हुई, वो कॉम्प्रोमाइज हुई, और नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान में 1.5 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं और तकरीबन 3000 अमवात होने को आई हैं। तो नेचुरली किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी इसकी लेनी होगी। बिल्कुल। अच्छा मुर्तज़ा, ये भी वो अमवात है, डॉक्टर अताउर रहमान तो इन अमवात को और इस डाटा को भी चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब से और मुर्तज़ा वहाब साहब से ये बात जारी रहेगी कि करना क्या है। एक बयानिया जो कि नैरेटिव शुरू दिन से मुतजाद रहा है, उसको अब एक पेज पे अभी भी लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, और उसके साथ साथ जो पॉलिसी है, जो मईशत है, वो भी एक बहुत ही बुरी हालत में इस वक्त है। वज़ीर आज़म शायद सिंध भी जा रहे हैं और वहाँ पे भी उनको दौरा करना है, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फवाद, इस लम्हे जब बात करें आपसे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी सिंध पहुँच गए हैं और वो लाड़काना भी जाएंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पे भी जाएंगे। दूसरी तरफ लाहौर की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, और कल यास्मीन राशिद साहिबा ने फरमा दिया कि ये तो लाहौरी जाहिल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कैसे, मतलब इस वक्त जो सूरत हाल है ऑन ग्राउंड, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं क्योंकि आपका हल्का है, बहुत ख़राब है सूरत हाल। ऐसी सूरत में अपोजिशन आपको नाकाम गर्दान रही है, आवाम कोई ज़्यादा खुश नहीं है, तो बताइए कि फिर किस तरह से आप आवाम को जवाब देंगे? देखिए, बात यह है कि ये बात तो आपकी ठीक है कि गवर्नमेंट्स प्रेशर में है, और ये पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स प्रेशर में है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से इस वक्त ये कोविड की एक बला है और उसकी कोई क्योर नहीं है, तो लोगों में गुस्सा है। इसलिए आप देख रही हैं हॉस्पिटल्स में हंगामे हो जाते हैं, फिर लड़ाइयाँ जो है होती हैं, क्योंकि डिप्रेशन है, ओवरऑल सोसाइटी में डिप्रेशन है, जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर भी जो है वो गुस्सा आता है। लेकिन जहाँ तक अगर आप उसकी रियलिटी में चेक करें, तो फ्रेंकली मैं तो शुरू से समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हैंडलिंग है वो बहुत बेहतर है इवन डेवलप्ड कंट्रीज से, और इसी वजह से ही पाकिस्तान में अभी नुकसान जितना हुआ है, जितना वेस्ट में हुआ है, जितना बाद मुल्कों को हुआ है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम बचे हुए हैं, और अल्लाह अपनी मेहरबानी करे और हम इससे बच सके, तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन ओवरऑल जो एक लेकिन डॉक्टर अताउर रहमान का आपने स्टेटमेंट सुना जी? डॉक्टर अताउर रहमान तो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास तो डेटा ही ठीक नहीं है। क्या मतलब डाटा? हमारे पास डेथ्स का डाटा ठीक नहीं है, क्रिटिकल का डाटा ठीक नहीं है, क्या डाटा? जी कोविड के मुतासरीन का भी और डेथ का भी वो कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं है डाटा। कल उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में ये बात कही है। आप डाटा को तो छोड़ ही देना, जहाँ पे डेथ्स हो रही हो, क्रिटिकल बेड्स हो, मसलन कराची में प्रोविंशियल डाटा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो जमा करती है। वेंटिलेटर्स का डाटा तो हमारे पास है ना, और हमें पता है कितने लोग जो है वेंटिलेटर्स के ऊपर गए हैं, कब कितने में गए हैं। उसी तरह से जो डेथ्स हुई हैं, हमें डेथ्स का तो पता है ना, उसका कॉज क्या है। तो ये कहना कि उसका डाटा सही नहीं है, वो गलत है। अलबत्ता ये जर्नल जो कितने बीमार हैं वो हो सकता है, क्योंकि हमारे पास उतना टेस्टिंग का नहीं है, बट उसका बहुत फर्क पड़ता नहीं है। फर्क यही पड़ता है कि क्रिटिकल कितने हुए हैं और डेथ्स कितनी हुई हैं, वो असल डाटा जो है वो आपको वो देता है। और वो पाकिस्तान में मैं नहीं समझता, हमको देखिए कोई बिल्कुल क्लोज डोर नहीं है, हमारे यहाँ इतना वाइब्रेंट सोशल मीडिया है, इतना बड़ा मीडिया है, ये चीजें नहीं छुप सकती हैं। तो ऐसी बातें हैं कि नहीं। अच्छा, अब मुर्तज़ा प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं वहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, और फिर वो सिंध के मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, वो देखेंगे भी। क्या वज़ीर आला के साथ भी मुलाकात स्केजुअल है? क्या वहाँ पे भी आप मिलके कोई उनके साथ बात करेंगे कि एक स्ट्रेटजी, एक लाएअमल जो है उसको इख्तियार किया जाए, और जितनी भी मुतज़ाद बातें हैं या तज़ाद पाया जाता है उसको दूर किया जाए? आसमा, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नेशनल पॉलिसी एक नेशनल नैरेटिव जो है नीड ऑफ द आवर है, और हम सबको इसमें काम करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, वज़ीर आज़म गो के कराची पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक वज़ीर आला सिंध को किसी भी मीटिंग के लिए मदऊ नहीं किया गया है, कोई उनकी 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं है। और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, कोई कोरोना वायरस के हवाले से कोई ब्रीफिंग वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची शहर में या लाड़काना में नहीं रखी है। तो फिर उनकी मसरूफियात क्या हैं? वो वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, सिर्फ गवर्नर से और अपने पार्टी के लोगों से मिलेंगे, तो ये क्या मैसेज जाएगा, किस किस्म का मैसेज जाएगा ये?
ये तो इस पे बेहतर जवाब फवाद चौधरी साहब दे सकते हैं, बट जो मेरे पास इत्तलात हैं वो यही है कि वजीर आजम कराची में किसी बिजनेसमैन के साथ शायद खाना खाएंगे, किसी मीडिया पर्सन के साथ उनकी मुलाकात है और बाकी उनके जो पार्टी के रुफ़का हैं या उनके जो इत्तेहादी जमात के रुफ़का हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। बट ऐसा सिंध के साथ या हुकूमत सिंध के किसी नुमाइंदे के साथ वजीर आजम पाकिस्तान ने कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं की है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसको आप कैसे कर... हाँ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पर जब मैं समझता हूँ सियासत प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, अपने इत्तेहादियों से मुलाकात करना शायद प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ प्रायोरिटी जो है कोरोना वायरस होना चाहिए कि किस तरीके से हम सब मिलकर काम कर सकते हैं इस सिचुएशन में। इस तरीके से इग्नोर करना मैं समझता हूँ ये भी एक लम्हा फिक्रिया है या लैक ऑफ प्रायोरिटी है फेडरल गवर्नमेंट की। फवाद, इसको आप इस रवैये को कैसे देखेंगे? वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो हैं उनसे मुलाकात करने को तैयार नहीं है। एक मेजॉरिटी पार्टी के जो वज़ीर आला हैं उनसे बात करने को तैयार नहीं है। तो क्या वज़ीर आज़म के अंदर एक जो रहनुमाई करने के जो अहम उसूल हैं वो उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनके ऊपर अमल नहीं करना चाहते? वो इस वक्त बेहतरीन मौका है कि वो पाकिस्तान के रहनुमा और एक रहनुमा बन के, लीडर बन के जो है वो उभरे। क्यों ऐसा वो नहीं कर पा रहे? क्यों प्रायोरिटी नहीं है उनकी? देखिए, फ्रैंकली मुझे पता नहीं है कि उनका दौरे का क्या प्रोग्राम है, किसको मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये कहना कि इत्तेहादियों को ना मिलें और अपने लोगों को ना मिलें, ये तो मेरा ख्याल सही नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि मिलना चाहिए और हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे भी जरूर मिलना चाहिए। उनको डेफिनेटली उनको ब्रीफिंग जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की भी होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर साहब की भी होनी चाहिए। सो आई सी नो प्रॉब्लम विद दैट, बट चूंकि मुझे उनके प्रोग्राम का पता नहीं है और ये मुर्जा कह रहे हैं, सो आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इंफॉर्मेशन ज़्यादा इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन माजी में हम देखते थे जैसे PMLN जब पंजाब में थी, शहबाज शरीफ साहब वहाँ वज़ीर आला थे, यहाँ पे वज़ीर आज़म गिलानी थे या प्रेसिडेंट ज़रदारी थे, तो उनके बीच वो जब जाते थे उनकी मुलाकात वो नहीं आते थे, वज़ीर आला खुद नहीं आते थे। उस वक्त हम तनकीद करते थे और अब ज़ाहिर है कि ये गलत रवैया है। अब वज़ीर आला मिलना चाहते हैं और वज़ीर आज़म उनसे नहीं मिलते हैं या अपने उनके शेड्यूल में नहीं है, तो बहसियत सियासतदान फवाद चौधरी साहब आप क्या समझते हैं, ये इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? देखिए जी, मैं तो फ्रेंडली समझता हूँ कि वो कहते हैं ना, गुफ्तगू कीजिए ये फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बंद मकानों में। सो सियासत में तो आप गुफ्तगू करते हैं, आप जो है बाकी अपने जो लोग होते हैं, अपने मुखालिफ भी होते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। बट फ्रेंकली आई डोंट नो, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में तो मुलाकात होनी भी चाहिए और कोई हर्ज भी नहीं। मैं प्रायोरिटीज की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं एक छोटी सी जी मुर्तजा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ फवाद, मैंने कतई तौर पर ये नहीं कहा कि वजीर आजम को अपने इत्तेहादियों से नहीं मिलना चाहिए, बट मैं समझता हूँ जो मौजूदा हालात हैं जिसके अंदर कोरोना वायरस एक बड़ा संगीन प्रॉब्लम है सारी पाकिस्तानी कौम के लिए, मैं समझता हूँ इस कराची के विजिट का या लाड़काने के विजिट का महवर जो है वो कोरोना वायरस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और नेचुरली सिंध हुकूमत के साथ मिलकर आप वो स्ट्रेटजी बना सकते हैं। प्रायोरिटी मैं समझता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान को सिंध हुकूमत को देनी चाहिए थी। इसके अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमें जो रिजर्वेशंस हैं कोरोना वायरस के हवाले से, जो हमें वफाक की मदद चाहिए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, मैं समझता हूँ अगर उसको प्रायोरिटाइज करते तो ज्यादा बेहतर होता। आप मदद लेके फिर बाद में कह देते हैं हमें मदद ही नहीं की है, आपने कहा वेंटिलेटर हमें दिया ही नहीं, एनडीएम में आया के सारे वेंटिलेटर दिए मदद भी ले लेते हैं, बाद में मर जाते हैं। आसमा में एक सिर्फ फवाद भाई, मैं जेन्युइनली समझता हूं कि आप शहबाज गिल जैसे आदमी नहीं हैं, आप जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जेन्युइन सियासी जमात है और अगर हम कोई बात कभी मीडिया पर आके करते हैं तो हमारे जेन्युइन रीजंस होते हैं। तो खुदारा प्लीज, मैं समझता हूँ हम लोगों को नेशनल टेलीविजन पर आके जिम्मेदारी का अदा करना चाहिए और अगर मैंने आपको बहैसियत तर्जुमान सिंध हुकूमत के कोई बात की है तो मैं उसका ओनस अपने ऊपर रखता हूँ कि मैं जिम्मेदारी के साथ वो बात कर रहा हूँ और मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त नहीं करनी चाहिए।
हमें पेटी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं अगर करनी वफाक चाहिए, हमारी ये मदद इस वक्त तकाजा वक्त का और हालात का और है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, मैं ज़रूर उसको हाईलाइट करूँगी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। और उसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस की बात हो रही है, गवर्नेंस की, अगर फवाद चौधरी साहब इसी हुकूमत में रह के परफॉर्म कर सकते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान भी कर सकती है। ब्रेक के बाद इस पर ज़रूर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है उसमें मुल्क भर में एक हम आहंगी की ज़रूरत है और उसके साथ साथ जो गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के हवाले से सवाल उठा रहे हैं। वफाकी हुकूमत सिंध पे उठाती है, सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत पे उठाती है। और मुर्तज़ा वहाब साहब, अब सिलेक्टेड लॉकडाउन की बात हुई है जिसमें सिंध के भी बहुत सारे इलाके हैं, कराची के भी बहुत सारे इलाके हैं। क्या आपको लगता है कि ये बेहतर पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है इस वक्त, या अब जो पानी है वो सर से गुजर गया? आसमा देखें, सिचुएशन तो बड़ी खौफनाक है, बड़ी ख़तरनाक है। लेकिन अगर मैं सिंध की सूरत हाल आपको बताऊं तो जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात की गई है, चाहे वो हैदराबाद हो, लाड़काना हो, सखर हो, खैरपुर हो, घोटकी हो, यहाँ पर केसेस तकरीबन कोई 1500-1600 केसेस हैं और तकरीबन 50% लोगों की रिकवरी हुई है इन डिस्ट्रिक्ट्स में। कराची शहर के अंदर मेजॉरिटी इस केसेस का रुझान है और तकरीबन सिंध के केसेस के अंदर जो 80-85% केसेस हैं वो कराची शहर के अंदर हैं। और कराची के अंदर ये कहना कि जी फला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, फला में नहीं है, ये थोड़ा मैं समझता हूँ मुश्किल है। कराची के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर केसेस बड़ी तेजी के साथ फैले हैं और वो फैलने की बुनियादी वजह यह है कि लोगों ने उस तरीके से एहतियात नहीं की। लेकिन ये कहना कि पानी सर से गुजर गया है, मैं समझता हूँ अगर आज भी बहैसियत कौम हम अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना शुरू कर दें, बहैसियत सियासी लीडरशिप हम सबको एक मैसेज देना शुरू कर दें कि हमें गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलना है, अगर निकलना नागुज़ीर है समाजी फासला इख्तियार करें, जो लोग बीमार हैं, जिनको कोई मौलिक बीमारियां हैं, वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, बुजुर्ग बाहर ना निकलें, बच्चे बाहर ना निकलें। एहतियात करना भी। लेकिन आपने एक NCOC की बात की थी आपने, और पिछली कुछ दिन पहले वजीर आला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने बहुत बड़े एतराज़ात किए। उन्होंने कहा, हमने वजीर आजम से कहा तो उन्होंने कहा आप नैब क्यों नहीं चले जाते। तो अगर अब आप क्या समझते हैं कि वो फासला कम हुआ है, उसके बाद तो शायद कोई मीटिंग भी नहीं हुई है, अब ऐसी सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? देखिए, सिचुएशन को अवॉइड करने का वाहिद तरीका यही है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो तमाम गवर्नमेंट्स के दरमियान भी और गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान भी। मैं समझता हूं कि जो मैसेज आज प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों को दे रहे हैं कि कोरोना वायरस फ्लू नहीं, एक खतरनाक चीज है, इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से मैसेज को देने की जरूरत है। ये लोगों को बताने की जरूरत है कि मास्क पहनना लाजमी है, अगर हम सब मास्क पहनेंगे तो हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। देखिए, अब ये बात तो फैक्ट है कि कोरोना वायरस हमारे शहरों में, गांव देहात में आ चुका है, अब एक रियलिटी है। जितनी जल्दी लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें, इस रियलिटी को समझ लें और समझने के बाद एहतियात करना शुरू करें, तो मैं समझता हूं हम सब अपना अपना किरदार अदा कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन फवाद, गवर्नेंस के ऊपर आप ये तो मानते हैं कि लॉकडाउन जो है वो करना चाहिए था। लॉकडाउन अगर होता तो अब ये बहुत सूरत हाल जो है वो ख़राब ना होती, जो कि बहुत ख़राब है। स्मार्ट लॉकडाउन या इस वक्त जो जिसे कुछ लोग सिलेक्टेड भी कह रहे हैं, ये अब काम करेगा आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आपका लॉकडाउन का आइडिया है या कर्फ्यू वाला लॉकडाउन, वो तो फ्रेंकली अब प्रूव हो गया पूरी दुनिया में कि वो कामयाब नहीं हुआ। हिंदुस्तान में हमने देखा है 7 मुकम्मल लॉकडाउन हुआ और अब जब खुला तो फौरी तौर के ऊपर 2 लाख केसेस हो गए। 631 थे जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया था और जब खत्म किया तो विद इन वीक जो है वो 2 लाख के ऊपर पहुंच गए। सो इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपनी सारी जो इकोनॉमी का भी स्ट्रेन हुआ और आप देख रही हैं आप फूड रॉयट्स हो रहे हैं और उसके बाद उनको मतलूबा नतीजा भी जो है वो नहीं मिला। लिहाजा वो जो मुकम्मल लॉकडाउन वाली थ्योरी है वो तो दुनिया में कहीं पर भी जो है वो नहीं चली। मास में छोटे मुल्कों के जैसे न्यूजीलैंड है जिसकी पॉपुलेशन 48 लाख है या और छोटे ममालिक है, बाकी जगहों पे ये नहीं चला।
तो इसलिए जो बेहतर जो स्ट्रेटजी है वो तो फ्रेंकली यही है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से ही कही कि रोजाना की बुनियादों के ऊपर बैठ के सोच के देखें कि किस तरह से आज हमने क्या कंप्रोमाइजेस करने हैं वायरस के साथ, क्योंकि एक लंबा अरसा चलना है तो इसको रोजाना की बुनियादों के ऊपर देखना पड़ेगा क्या चीज खोलनी है, क्या चीज बंद करनी है। आप देखें ना, बड़ी सिंपल बात है, जो सैलरी क्लास है वो तो कहेगी लॉकडाउन कर लें या कर लें, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। जो लोग रोजाना दिहाड़ीदारी है, जो दुकानदार हैं, उनका प्रॉब्लम है। लिहाजा इसमें पूरी बहस है कि मेरा ख्याल मुसलसल होती है और उसके ऊपर कोई इतना असर नहीं। मैं फवाद भाई सवाल पूछ फाइनली सकता हूं लॉकडाउन की तरफ जी पूछिए जी। फवाद भाई, अगर मैं आपके आर्ग्यूमेंट को बाय करता हूं, आप मुझे बताइए क्या इस वक्त चूंकि लॉकडाउन में नरमी आ गई और लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान की मईशत ठीक हो गई है? जो लोगों को वजीर आजम साहब कह रहे थे भूख का मसला है, वो मसला खत्म हो गया है? देखिए, आप इंसानी जान और बिजनेस को इक्वेट नहीं, ये बात जो आप कर रहे हैं ना, इसको तो आप कहते हैं कि वो कि बिल्कुल ही जो है वो कंपैरिजन करना कि 2 महीनों में जो है इशू ये है कि रोजाना की बुनियादों के ऊपर लोगों को तो नहीं मारना। फॉर एग्जांपल, आप कराची में आपने किया था 3 दिन लॉकडाउन, आपको पता है कि पूरे जो डीजल की पेट्रोल वहां से ही नहीं आना शुरू हो गया था। आपके यहाँ पे फूड रॉइट्स हो जाएंगे। कराची जैसे शहर में आप नहीं कंट्रोल कर सके, आपको आजाद है ना, अगर करना चाहे आप। फवाद भाई, कता कलामी माफ, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमारे लॉकडाउन को कॉम्प्रोमाइज आपके गवर्नर ने किया, आपके खुरम शेर जमान ने किया, आपकी पीटीआई की लोकल क़यादत ने किया, जिसने कराची की आवाम को बार बार गुमराह किया और लोगों को इनकरेज किया कि अपने घरों से बाहर निकले। सिंध गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। अच्छा, ऐसे तो नहीं। अच्छा, कंफ्यूजन तो जाहिर है रहा है फवाद। ये मैं फवाद, टाइम खत्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल, मैंने प्रोग्राम के मैंने ब्रेक में जाते हुए कहा था कि आपने अचीव किया है, आपने मास्क बनाए हैं, सैनिटाइजर्स बनाए हैं वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में ने, और आपने बरामद भी किए हैं। अगर आप कर सकते थे इस पूरे टाइम के अंदर ये काम, तो हुकूमतें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, जिनके पास इतने बड़े बड़े इख्तियारात हैं, इतने बड़े बड़े फंड्स हैं। नहीं हो सका। आपकी क्या इस वक्त आपके मास्क कितने बाहर जा चुके हैं, उसकी भी जरा तफसीलात बता दें हमें। नहीं, देखिए, हमने तो ये प्रोग्राम शुरू किया था ना, फ्रेंकली हमारा तो ये था कि 26 फरवरी को देखिए पहला हमारे यहाँ केस आया था और 5 मार्च को हमारे यहाँ डिसइंफेक्टेंट्स ही शॉर्ट हो गए थे, हैंड सैनिटाइजर्स ही नहीं मिल रहे थे। तो हमने बेसिकली तो डिसइंफेक्टेंट से शुरू किया था, सैनिटाइजर से हमने शुरू किया था। उसके बाद हमें पता चला कि पाकिस्तान तो दुनिया का तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है एथेनॉल का। सो हमने PCSIR ने, फिर उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन ने, फिर स्टैट्स, ये हमारे साथ सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिली और उसके बाद फिर एप्टमा जो है वो आ गया, फिर रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन आ गई। तो ये पूरी इंडस्ट्री जो है वो फिर चार्ज होगी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ना सिर्फ ये PPEs, आप देखिए हम नेट इंपोर्टर थे 26 फरवरी को, आज हम स्केल एक्सपोर्टर हैं इस सारे के। $100 मिलियन के हमारे पास ऑर्डर्स हैं जो हम दे रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं, वही मेरा ख्याल है, मैं भी वही बात कर रही हूँ और मुर्तज़ा भी, कि अगर फवाद चौधरी साहब ये काम कर सकते थे तो और भी मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आपकी गवर्नमेंट के वो कर सकते थे, वो नहीं किए। वेंटिलेटर्स का मसला अपनी जगह पे बद इंतजामी का, ये नहीं कि चीजें मौजूद नहीं है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं। क्या है, सब लोगों ने अपनी अपनी जगह पे परफॉर्म किया है, लेकिन ये है देखिए, सियासत से बालातर होके फवाद चौधरी साहब को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि उन्होंने मुश्किल हालात में काम करके दिखाया और मैं समझता हूं अगर वफाकी हुकूमत के बाकी वुज़रा भी इसी तरह की चीज़ों को सीख लें कि बातें करने से कुछ नहीं होता, काम किया जा सकता है, तो मैं समझता हूं कौम को कोई ना कोई रास्ता दिखाया जा सकता है। तो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू फवाद चौधरी। देखिए ना फवाद, ये तो फ्रेम करा के आप लगाए, जो मुर्तजा ने कहा है ना, ये तो फ्रेम करा के आपको लगाना चाहिए या जगह जगह बताना चाहिए कि मतलब आपके हरीफ है वो और वो तारीफ करे तो हुकूमत की नहीं है, फिर मान लें कि हुकूमत की गवर्नेंस में इश्यूज है। नहीं, ये तो खैर मुर्तजा बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है, इज ऑलवेज वेरी काइंड, ऑलवेज वेरी फेयर, तो वो तो खैर वो बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है तमाम लोग कोशिश करते हैं अपनी तय, कभी कामयाबी ज्यादा मिलती है, कभी कामयाबी कम मिलती है, लेकिन मुझे एक बड़ी ये खुशी है कि आप देखिए इसके बाद अब क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइसेस, अभी मैं आपको आपके प्रोग्राम के जरिए मैं पहली दफा ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये वेंटिलेटर जो बनाया उसकी